चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए जल्दी जल्दी। ओके, सो जैसे कि आप जानते हैं हमने नॉन फिक्शन स्टार्ट किया था और नॉन फिक्शन इन एंग्लो नॉर्मन एज में हमने पढ़ना शुरू किया था। पहले यही पढ़ा कि नॉन फिक्शन क्या होता है, उसके बाद नॉर्मन एज में कैसा आया, क्या लिखा गया वो पढ़ा। उसके बाद हमने राइटर्स पढ़ने शुरू किए थे। 2 नाम हमने पढ़ लिए थे, अब ये तीसरा नाम आज से चलेगा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ। लाइफ स्पेन है 1095 से 1155। मेजर वर्क इनकी एक बुक बहुत फेमस है, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया नाम से ही पता लग रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के राजाओं का इतिहास। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, योगदान की अगर बात करें, दो ऑफन कैटेगराइज्ड एज अ सेमी हिस्टोरिकल राइटर, हम इन्हें सेमी हिस्टोरिकल राइटर बोलते हैं। जॉफ्रीज वर्क इज अ ब्लेंड ऑफ फैक्ट एंड लेजेंड। जॉफ्री की रचनाओं में ब्लेंड होता है फैक्ट का और लेजेंड किस्सों का। ट्रेसिंग द मिथिकल ऑरिजिन्स ऑफ ब्रिटेन, इसमें वो ट्रेस करते हैं ब्रिटेन के मिथिकल ऑरिजिन्स को। ही इज बेस्ट नोन फॉर पॉपुलराइजिंग द आर्थेरियन लेजेंड्स। ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि इन्होंने पॉपुलराइज किया था किंग आर्थर के ज़माने के लेजेंड्स को, मेकिंग हिम मोर ऑफ अ हिस्टोरिकल माइथोग्राफर। यही चीज़ इसे ज़्यादातर हिस्टोरिकल माइथोग्राफर बनाती है, ना कि एक स्ट्रिक्ट हिस्टोरियन बनाती है। तो ये इतिहासकार की श्रेणी में नहीं रखे जाते, इसी वजह से जॉफ्री हम इन्हें माइथोलॉजिस्ट के श्रेणी में रखते हैं या माइथोग्राफर की श्रेणी में रखते हैं जो माइथोलॉजी लिखते हैं, नॉट फैक्चुअल हिस्ट्री। फोर्थ नेम जो है इस दौर का वो है हेनरी ऑफ हटिंगटन, 1088 से 1157। मेजर वर्क की अगर बात करें, इनकी एक बुक बहुत फेमस है, हिस्टोरिया एंग्लोरम, ट्रांसलेशन होती है इसकी हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, ओके देख लेंगे जरा, अ प्रोमिनेंट हिस्टोरियन एंड आर्कडेकन ऑफ हटिंगटन। ये प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है और आर्कडेकन है हटिंगटन नाम की जगह के। हेनरीज वर्क ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव नैरेटिव ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। इनकी रचनाएं एक कॉम्प्रिहेंसिव कहानी पेश करती है अंग्रेजी इतिहास की, रोमन टाइम्स से लेकर मिड 12th सेंचुरी तक का। हिज राइटिंग्स कंबाइन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इनकी राइटिंग में हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं तो एनेक्डोटल स्टोरीज यानी कि किस्से और कहानियां हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन द चेंजेस इन इंग्लिश सोसाइटी, जो इंग्लिश सोसाइटी में आए परिवर्तनों को बताती हैं, ऐसी कहानियां। फिर एक जॉन ऑफ सैलिसबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इस दौर के, 1115 से लेकर 1180 तक। इनकी मेजर रचनाएं हैं पॉलीक्रेटिकस और मेटालॉजिकन, 2 बुक्स हैं इनकी। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, अ फिलोसोफर एंड द थियोलॉजियन, ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर और एक बहुत बड़े थियोलॉजियन यानी कि धर्मशास्त्री थे। जॉन्स पॉलीक्रेटिकस इज कंसीडर्ड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव वर्क। इनकी जो ये किताब है पॉलीक्रेटिकस, इसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव वर्क माना जाता है पॉलिटिकल फिलॉसफी का मिडिवल यूरोप में। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ किंगशिप। इसमें इन्होंने बात करी है कि राजशाही क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं और क्या रिश्ता होता है रूलर और उसके स्टेट, रूलर और उसके राज्य के बीच में। मेकिंग इट अ सेमिनल टेक्स्ट इन मेडिवल पॉलिटिकल थॉट, ये एक महत्वपूर्ण रचना है मध्यकालीन राजनीतिक विचार की, ठीक है, मेडिवल पॉलिटिकल थॉट की। इसके अलावा एक आदमी और है भाई, ये भी बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस राइटर है उस जमाने का, एंसेलम ऑफ कैंटरबरी, 1033 से 1109। ध्यान से सुनिएगा और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये PYQ है यूजीसी नेट का। इनकी मेजर वर्क्स हैं प्रोसलॉजियन, मोनोलॉजियन और कर्ड्यूस होमो। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो एंसेलम वाज अ थियोलॉजियन एंड फिलोसोफर, ये भी एक धर्मशास्त्री और फिलोसोफर थे।
whose works delve into the nature of God. इनकी रचनाओं में वो गॉड के नेचर का जिक्र करते थे और रैशनल जस्टिफिकेशन ऑफ क्रिश्चियन फेथ, और क्रिश्चियन फेथ का जस्टिफिकेशन करते थे तर्क पर कि दिस इज अ ट्रू रिलीजन। ठीक, हिज प्रोजलॉजियन इज फेमस, इनकी जो किताब है प्रोजलॉजियन वो फेमस है फॉर फॉर्मुलेटिंग द ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। इसमें वो ऑन्टोलॉजिकल यानी कि धर्म से संबंधित बहस देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की। ही इन्फ्लुएंस्ड बोथ थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल थॉट। इस आदमी ने थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल दोनों थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया है मिडिवल पीरियड में। इसके बाद जो अगला नाम है वो है एडमर, 1060 से 1126 इनका लाइफ स्पैन। एक बुक बहुत फेमस है वीटा एनसेलमी, द लाइफ ऑफ एनसेलम। जो ऊपर राइटर हमने पढ़ा है एनसेलम, उनके जीवन की गाथा इस आदमी ने लिखी है एडमर ने। कंट्रीब्यूशन ये है अ हिस्टोरियन एंड अ बायोग्राफर। अब जैसे हमने बताया कि द लाइफ ऑफ एनसेलम लिखी है, एनसेलम ऊपर हमने राइटर पढ़ा, तो उनकी आत्मकथा लिखी है। ये एक इतिहासकार और बायोग्राफर हैं। एडमर वॉज अ मॉन्क हु क्रॉनिकल्ड द लाइफ ऑफ एनसेलम ऑफ कैंटरबरी। एडमर एक मॉन्क, एक पादरी थे। इन्होंने इतिहास लिखा है कैंटरबरी के जो एनसेलम थे उनके जीवन का। हिज बायोग्राफी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ हेजियोग्राफिकल राइटिंग। इनकी जो ये बायोग्राफी है द लाइफ ऑफ एनसेलम, ये शुरुआती एग्जाम्पल है हेजियोग्राफिकल राइटिंग का। हेजियोग्राफी हमने आपको कल बताया था, हेजियोग्राफी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ सेंट्स लाइव्स, संतों के जीवन का अध्ययन हेजियोग्राफी कहलाती है। तो ये किताब जो है वीटा एनसेलमी जो एडमर ने लिखी थी, ये कुछ शुरुआती और चुनिंदा एग्जाम्पल्स में से एक है जो हेजियोग्राफी का है। प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू एनसेलम्स थियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस, इस किताब में वो एनसेलम के थियोलॉजिकल योगदानों का जिक्र करते हैं और एक्लेस्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे उस जमाने के, चर्च से संबंधित जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ठीक है, एक्लेसिस्टिकल का मतलब, उनके बारे में लिखते हैं। आखिरी राइटर जो हम इस दौर का पढ़ रहे हैं एंग्लो नॉर्मन का, वो है जेराल्ड ऑफ वेल्स। ठीक है, वेल्स का जेराल्ड, ये प्रांतों के नाम से जाने जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 11वीं-12वीं शताब्दी में पैदा होता तो मुझे जाना जाता द जुबैर ऑफ मेरठ या जुबैर ऑफ यूपी। ठीक है, इस तरह से 1146 से लेकर 1223 इनका लाइफ स्पेन है। मेजर वर्क्स, इनकी एक बुक बहुत फेमस है टोपोग्राफिया हाइबरनिका, जिसकी ट्रांसलेशन होती है द टोपोग्राफी ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड की टोपोग्राफी का जिक्र किया गया है। ठीक है, इनकी एक किताब और है जिसका नाम है इटिनेरियम कैम्ब्राई। ठीक है, द जर्नी थ्रू वेल्स, वेल्स के वेल्स से गुजरना। ठीक है, वेल्स से गुजरकर की जाने वाली यात्रा। तो नाम से ही पता लग रहा होगा, एक किताब में टोपोग्राफी लिख रहे हैं आयरलैंड की, एक किताब में अपनी वेल्स का ट्रैवलॉग लिख रहे हैं। तो ये आदमी ट्रैवलॉग लिखता है। बहुत बढ़िया पकड़ थी इस आदमी की उस जमाने के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी पर। उसे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का एक एक एरिया पता था कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इस दिशा में ये है, इस दिशा में ये है। जेराल्ड्स वर्क्स आर अमंग द फर्स्ट डिटेल अकाउंट्स। जेराल्ड की रचनाएं वो पहले अकाउंट्स में से एक है जिसमें डिटेल से ज्योग्राफी लिखी गई है, लोगों के बारे में लिखा गया है, कल्चर के बारे में लिखा गया है आयरलैंड और वेल्स के। ठीक है, दो रिटन स्लाइटली आफ्टर द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, थोड़े से बाद में लिखा एंग्लो नॉर्मन पीरियड खत्म होने के। हिज राइटिंग्स रिफ्लेक्ट द नॉर्मन इन्फ्लुएंस ऑन ब्रिटिश लिटरेचर, लेकिन इनकी राइटिंग, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है नॉर्मन इन्फ्लुएंस को ब्रिटिश लिटरेचर पर एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल एथनोग्राफिक एंड टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन। और इनकी इस किताब से हमें काफ़ी सारे एथनोग्राफिक और टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन मिलती हैं। एथनोग्राफिक इंफॉर्मेशन का मतलब कि कौन कौन सी एथनिसिटी के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे आयरिश लोग कैसे रहते हैं, वो कौन सा डांस करते हैं, वो कौन से शराब पीते हैं, वेल्स में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, उनका एक्सेंट क्या है, उनके त्यौहार क्या है, वो कौन से शराब पीते हैं, वो अपने घरों को गर्म कैसे रखते हैं सर्दियों में, आयरलैंड वाले घरों को गर्म कैसे रखते हैं। तो वो एथनोग्राफिक और टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन हमें इनकी किताबों से मिलती है उस जमाने की। दीज राइटर्स लेड द फाउंडेशन, इन राइटर्स ने एक नींव डाली हिस्टोरिकल, थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल डिस्कोर्स की इंग्लैंड में एंड द ब्रॉडर मिडिवल वर्ल्ड, और इन्होंने विस्तृत किया मध्यकालीन दुनिया को। देयर वर्क्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप, इनकी रचनाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी जो बौद्धिक वातावरण था उसको बनाने में इस जमाने का। ब्लेंडिंग क्लासिकल ट्रेडिशंस,
इन्होंने क्लासिकल परंपराओं को मिलाया था इमर्जिंग एंग्लो नॉर्मन कल्चर के साथ। ठीक है, चलिए ये एंग्लो नॉर्मन का दौर खत्म हुआ, अब अगला दौर शुरू कर रहे हैं नॉन फिक्शन राइटर्स चौसेरियन एज के। एज ऑफ चौसर हम आपको पढ़ा कर आए हैं ड्रामा में भी और पोट्री में भी, तो वहाँ के थीम्स, वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पिछली 3 यूनिट्स में उसे पढ़ाते हुए आ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ उन राइटर्स की जिन्होंने नॉन फिक्शन लिखा एज ऑफ चौसर में। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी यहाँ पर। जो चौसेरियन एज है, जिसे 1340 से 1400 तक माना जाता है, ऑल्सो नोन एज द लेट 14th सेंचुरी, जिसे हम लेट 14th सेंचुरी भी कह सकते हैं, इज बेस्ट नोन फॉर जॉफ्री चौसर। देखो फेमस तो ये जॉफ्री चौसर के लिए ही है, उन्हीं के नाम पर एज का नाम है। एंड द फ्लॉरिशिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर बड़ा फ्लॉरिश कर रहा था इस दौर में। वाइल चौसर इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड फॉर हिज फिक्शनल वर्क्स, देखो चौसर को तो हम सेलिब्रेट करते हैं उनके फिक्शनल वर्क्स के लिए, जैसे द कैंटरबरी टेल्स, लेकिन नॉन फिक्शन राइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। लेकिन जो नॉन फिक्शन राइटिंग थी इस दौर में लिखी हुई, उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन शेपिंग इंग्लिश प्रोज को आकार देने में। फिलोसफिकल थॉट लिखे गए, हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिखे गए। नॉन फिक्शन राइटर्स ऑफ द चौसरियन एज फोकस्ड, नॉन फिक्शन राइटर्स जो थे चौसरियन एज के, उन्होंने अपना फोकस रखा सब्जेक्ट्स पर, ऐसे विषयों पर जैसे कि हिस्ट्री पर, थियोलॉजी पर, साइंस पर और सोशल कमेंट्री पर। इस पर वो नॉन फिक्शन लिखा करते थे। अब कौन कौन वो राइटर्स थे जिन्होंने नॉन फिक्शन लिखा और क्या क्या उनकी रचनाएं हैं, यह आपको रटा हुआ होना चाहिए सब कुछ। स्टार्ट करते हैं। प्रोमिनेंट नॉन फिक्शन राइटर्स ऑफ द चौसेरियन एज, चौसेरियन एज के महत्वपूर्ण नॉन फिक्शन राइटर्स और उनकी रचनाएं। पहला नाम जॉन वेक्लिफ, ड्रामा और पोइट्री दोनों में जिक्र किया है हमने इस शख्स का, लेकिन यहां हम बात सिर्फ इनके नॉन फिक्शन वर्क्स की करेंगे। 1320 से 1384 इनका लाइफ स्पेन है। मेजर वर्क्स में ट्रायलॉगस नाम की एक किताब है, ऑन द ट्रूथ ऑफ होली स्क्रिप्चर नाम की एक किताब है, और कई रिलीजियस ट्रिटाइजेस इन्होंने लिखी हैं, संधियां इन्होंने लिखी हैं। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो वेक्लिफ क्रिटिसाइज्ड चर्च करप्शन, इन्होंने चर्च के करप्शन को क्रिटिसाइज किया। एडवोकेटेड फॉर बाइबल ट्रांसलेशंस इनटू इंग्लिश, इन्होंने समर्थन किया कि बाइबल को ट्रांसलेट किया जाए इंग्लिश में, क्या लैटिन भाषा में बाइबल पढ़ा रहे हो। एंड लेड द ग्राउंडवर्क फॉर द लोलार्ड मूवमेंट, और इन्होंने एक ग्राउंडवर्क बनाया था एक मूवमेंट का, एक आंदोलन का, जिसे हम लोलार्ड मूवमेंट बोलते हैं। आप में से किसी को लोलार्ड मूवमेंट के बारे में पता है तो बताइए कि हमें पता है सर, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है, अदरवाइज हम इसको बताते चलते हैं आपको। चलिए, इससे पहले कि आप कमेंट करें हम बता ही देते हैं। सो जो ये मूवमेंट है, ठीक है, लोलार्ड, इसे लोलार्डी मूवमेंट भी बोलते हैं, इसमें वाई भी लगता है डी के बाद, लोलार्डी, ठीक है, या लोलार्डिज्म भी बोलते हैं। ये भैया प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस का एक आंदोलन था जिसमें वो सुधार चाहते थे क्रिश्चियन फेथ में, कि वेस्टर्न पार्ट में दुनिया के जो क्रिश्चियनिटी है उसमें सुधार की ज़रूरत है, जिसमें एक सुधार तो यही है कि आप लैटिन भाषा में बाइबल पढ़ा रहे हैं उन लोगों को जो इंग्लिश बोलते हैं, तो पहले तो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को बाइबल समझ में आए। इस तरह के और कई चीज़ इन्होंने कई सुधारों के लिए उन्होंने बात की, उसी को लोलार्ड मूवमेंट कहा गया, और इसको शुरू करने वाले यही थे जॉन वेक्लिफ। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोलार्ड मूवमेंट को शुरू करने वाले कौन थे,
या हु इज एसोसिएटेड विद द लॉलार्डिज्म, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा जॉन विक्लिफ का, ठीक है। चलिए, दूसरे इंसान हैं जॉन ट्रेविसा, 1342 से 1402 तक। मेजर वर्क्स की अगर बात करें, ट्रांसलेशंस ऑफ पॉलीक्रॉनिकन, इन्होंने पॉलीक्रॉनिकन नाम की किताब को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ओरिजिनली पॉलीक्रॉनिकन रेनॉल्फ हिग्डन नाम के एक आदमी ने लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक रचना है, एक बुक है डी प्रोपेरिटेटिबियस रीरम, जिसका ट्रांसलेशन होता है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स, ठीक है। बार्थोलोमियस, ठीक है, एंजेलिकस ने लिखी थी, इसको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और इसके अलावा द गवर्नर्स ऑफ किंग्स एंड प्रिंसेस करके किताब इन्होंने लिखी थी। योगदान की अगर बात करें तो ट्रेविसा पॉपुलराइज्ड इंग्लिश प्रोज, इन्होंने इंग्लिश प्रोज को पॉपुलराइज किया था बाय ट्रांसलेटिंग की लैटिन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश, इन्होंने कई महत्वपूर्ण लैटिन किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। थर्ड नाम है थॉमस अस्क, 1350 से 1388। मेजर वर्क्स की बात करें, द टेस्टामेंट ऑफ लव नाम की किताब बहुत फेमस है इनकी। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, अस्क वर्क रिफ्लेक्ट्स ऑन मोरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, अपनी रचनाओं में थॉमस अस्क नैतिक और राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं। शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज स्टाइल, जो दिखाता है डेवलपमेंट जो हुआ है इंग्लिश प्रोज स्टाइल का इस दौर में, जो एक शैली बनी है नई, उसको। जॉन गोवर, इस शख्स का नाम आप पहले सुन चुके हमसे कई बार, ठीक है, विलियम शेक्सपियर पढ़ाते वक्त भी, ठीक है, और ड्रामा पढ़ाते वक्त भी। और जब हमने आपको पोइट्री पढ़ाई तो वहां पर भी हमने जॉन गोवर के बारे में अलग से डिटेल में पढ़ाया था। मेजर नॉन फिक्शनल वर्क की अगर बात करें तो वॉक्स क्लेमेंटिस नाम की किताब है इनकी, द वॉइस ऑफ वन क्राइंग करके इसका ट्रांसलेशन बैठेगा। गोवर का जो वॉक्स क्लेमेंटिस है, क्रिटिक्स द मोरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ हिज टाइम, वो इस किताब में अपने ज़माने के, अपने दौर के नैतिक और राजनीतिक मुद्दों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब जॉन गोवर प्लेज लिखा करते थे, प्लेज के लिए फेमस हैं। विलियम शेक्सपियर खुद इनके प्लेज और इनकी पोइट्री से प्रेरित होकर प्ले लिख कर गए हैं, ठीक है, पेरिक्लीज, ठीक है। तो वो वाला जॉन गोवर तो हम सबको पता है कि भाई ये पोइट्री कितनी बढ़िया लिख कर गया है। प्लेज में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। नॉन फिक्शन राइटिंग में इनका कंट्रीब्यूशन इस किताब से है, वॉक्स क्लेमेंटिस से, इस बात को याद रखिएगा। विलियम लैंगलैंड, इनको भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है डिटेल में। मेजर वर्क की बात करें तो पायर्स प्लोमन करके एक किताब है इनकी, ठीक, एक पोयम है एक्चुअली ये, पायर्स प्लोमन, प्राइमरीली अ पोयम। इट ऑफर्स अ डीप सोशल एंड रिलीजियस क्रिटिक, इसमें गहरा क्रिटिसिज्म किया गया है सामाजिक और धार्मिक, ठीक है, 14th सेंचुरी लाइफ का, ठीक है, पायर्स प्लोमन। रेनॉल्फ हिग्डन है, ऊपर अभी जिक्र हुआ था इनके नाम का, जिनकी एक रचना को ट्रांसलेट किया था। मेजर वर्क पॉलीक्रॉनिकन है। हिज पॉलीक्रॉनिकन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल वर्क, एक ये विस्तृत ऐतिहासिक रचना है। लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, बाद में से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, और ये इन्फ्लुएंशियल है चौसर के समय में। रिचर्ड रोल हैं, 1300 से 1349। मेजर वर्क्स में दो किताबें हैं इनकी, द फायर ऑफ लव और द फॉर्म ऑफ लिविंग। रोल्स डिवोशनल एंड मिस्टिकल टेक्स्ट, ये बहुत ही डिवोशनल, धर्म से संबंधित, भक्ति से संबंधित लिखा करते थे। मिस्टिकल टेक्स्ट मेड रिलीजियस एक्सपीरियंसेस मोर एक्सेसिबल, इनकी किताबों ने जो रिलीजियस अनुभव थे उनको ज़्यादा आसान कर दिया था ली ऑडियंसेस, यानी कि साधारण लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे चौसरियन नॉन फिक्शन के। एज ऑफ चौसर में जो नॉन फिक्शन लिखा गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किन्होंने लिखा वो हमने पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। जितना भी नॉन फिक्शन एज ऑफ चौसर में लिखा गया वो रिलीजियस और थियोलॉजिकल फोकस रखता था, ठीक है, यानी वहाँ पर सारी की सारी बातें जो हो रही थी वो हो रही थी धार्मिक और धर्मशास्त्र से संबंधित। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च, क्योंकि उस जमाने में चर्च का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस था। मैनी राइटर्स लाइक जॉन विक्लिफ एंड रिचर्ड रोल, कई राइटर्स जैसे कि जॉन विक्लिफ और रिचर्ड रोल कंसंट्रेटेड ऑन रिलीजियस रिफॉर्म, उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ धार्मिक सुधारों तक रखा। डिवोशनल टेक्स्ट, भक्ति वाले टेक्स्ट पर रखा, और थियोलॉजिकल ट्रिटाइजेस पर रखा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है
हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कमेंट्री, जी हाँ, इस दौर में ऐतिहासिक और राजनीतिक चीजें भी लिखी गई। वर्क्स लाइक जॉन ट्रेविजास ट्रांसलेशंस, कुछ रचनाएं जैसे जॉन ट्रेविजा की ट्रांसलेशन, जॉन गोवर का वॉक्स क्लेमेंटिस, एग्जामिन कंटेम्पररी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, इन दोनों किताबों में उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया गया। प्रोवाइडिंग कमेंट्री ऑन इवेंट्स लाइक, कई घटनाओं पर कमेंट्री लिखी गई, जैसे कि पीजेंट्स रिवॉल्ट, ठीक है, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी पीजेंट्स रिवॉल्ट। ये हमने आपको ड्रामा या पोएट्री किसी सेक्शन में पढ़ाया था कि जब किसानों ने हड़ताल कर दी थी और खेतों पे जाने से मना कर दिया था, फिर राजा से मुलाकात हुई थी और जो इनका लीडर था फिर बाद में राजा ने उसे मरवा दिया था, तो उस पर कमेंट्री की गई। इसके अलावा ट्रांसलेशंस और अडेप्टेशंस भी हुआ इस दौर में, ठीक। मैनी राइटर्स फोकस ऑन ट्रांसलेटिंग लैटिन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश, काफ़ी सारे राइटर्स ने सिर्फ इस बात पर फोकस रखा कि वो लैटिन भाषा की रचनाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। एडिंग द स्प्रेड ऑफ नॉलेज, ताकि ज्ञान फैले, लिटरेसी फैले अमंग द इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, अंग्रेजी बोलने वाले जनमानस के बीच में, क्योंकि अभी एरिस्टोक्रेटिक लोग जो थे वो लैटिन और फ्रेंच बोल रहे थे, नॉर्मन फ्रेंच बोल रहे थे। आम जनता इंग्लिश बोल रही थी, उनके पास पढ़ने को कुछ था नहीं। द नॉन फिक्शन ऑफ द चौसेरियन एज, चौसेरियन एज का जो ये नॉन फिक्शन है, दस रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टाइम, ये उस जमाने की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाता है। मार्क्ड बाय रिलीजियस डिसेंट, इसमें धार्मिक अवरोध, सोशल अपीवल, सामाजिक उथल पुथल, द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा की ग्रोथ दिखाई गई एक लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में। दीज राइटर्स लेड द ग्राउंड वर्क, इन राइटर्स ने एक नींव बनाई फॉर द प्रोज ट्रेडिशंस, प्रोज की परंपराओं के लिए, दैट वुड फ्लॉरिश इन द सेंचुरीज टू कम, जो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा आने वाली सदियों में, ठीक। अब एज ऑफ चौसर के बाद आता है एज ऑफ रिवाइवल, है ना। अब एज ऑफ रिवाइवल में कौन कौन आए जिन्होंने नॉन फिक्शन लिखा, उनको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द एज ऑफ रिवाइवल, ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ रिवाइवल जिसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, जो मिड 18th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी तक जाएगी, सॉ द इमर्जेंस ऑफ नोटेबल नॉन फिक्शन राइटर्स। काफी फेमस नॉन फिक्शन राइटर्स हमें देखने को मिले, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू प्रोज, जिन्होंने प्रोज को बहुत बड़ा योगदान दिया। क्रिटिसिज्म लिखा बहुत अच्छा, बायोग्राफीज लिखी, मोरल फिलॉसफी लिखी। सम ऑफ द प्रोमिनेंट नॉन फिक्शन राइटर्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड, इस पीरियड के सबसे प्रोमिनेंट नॉन फिक्शन राइटर्स में शामिल हैं, पहला नाम सैमुअल जॉनसन, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी फिगर्स ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल, एज ऑफ रिवाइवल की सबसे प्रभावशाली साहित्यिक शख्सियतों में से एक। नोन फॉर वर्क्स लाइक, ये अपनी कई रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, खास तौर से अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, अंग्रेजी भाषा की पहली मुकम्मल कंप्लीट डिक्शनरी लिखी थी, इसीलिए सैमुअल जॉनसन को लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है कि ये एक लेक्सिकोग्राफर थे। इसके अलावा इन्होंने लिखा द लाइव्स ऑफ द पोएट 1779 से 1781 तक, कवियों के जीवन के बारे में लिखते थे, बायोग्राफीज। न्यूमरस एसेज, कई एसेज लिखे, द रैम्बलर, ठीक है, और द आइडलर नाम के अपने कलेक्शंस में। तो इससे बड़ा नाम नॉन फिक्शन में एज ऑफ रिवाइवल में है नहीं। हिज राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर्ड ह्यूमन नेचर, अपनी राइटिंग में ये इंसानी नेचर, मोरल क्वेश्चंस और इंट्रेस्टीज जो थी भाषा की, तिकड़मबाजियां जो थी भाषा की, उसके बारे में लिखा करते थे। दूसरा नाम एज ऑफ रिवाइवल में आता है जेम्स बॉसवेल, 1740 से 1795, बेस्ट नोन फॉर द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। भाई देखो, फेमस तो ये आदमी बायोग्राफी के लिए है, इन्होंने सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखी थी जेम्स ने, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोग्राफीज इन इंग्लिश लिटरेचर, इसे आज भी इंग्लिश लिटरेचर की सबसे महानतम बायोग्राफीज में से एक माना जाता है। हिज वर्क प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंसाइट इनटू जॉनसन्स लाइफ, इनकी ये रचना जॉनसन के जीवन की डिटेल इंसाइट देती है, उनके थॉट्स के बारे में बताती है। शोकेसिंग बॉसवेल्स कीन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, ये किताब दिखाती है कि बॉसवेल किस तरह से ऑब्जर्व करते थे और कितने स्किलफुल थे इस काम में वो। इसके बाद जो तीसरा नाम एज ऑफ रिवाइवल में आता है वो है एडमंड बर्क का, 1729 से 1797। अ स्टेट्समैन एंड फिलोसोफर, एक नेता और एक फिलोसोफर।
बर्क्स मोस्ट फेमस नॉन फिक्शन वर्क्स, इनके जो फेमस नॉन फिक्शन वर्क्स हैं उसमें शामिल हैं अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, ये पूरी किताब का नाम है यहां तक। एंड अ रिफ्लेक्शंस, इसके अलावा एक किताब और है इनकी, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। हिज वर्क्स डेल्व इनटू पॉलिटिकल फिलॉसफी, अपनी रचनाओं में ये पॉलिटिकल फिलॉसफी लिखा करते थे, एस्थेटिक्स पर लिखा करते थे, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स, रूढ़िवादी सिद्धांतों पर लिखा करते थे। इसके बाद अगला नाम आता है एडवर्ड गिबन का, 1737 से 1794 इनका लाइफ स्पेन है। रिनाउंड फॉर, ये बहुत फेमस अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, बहुत प्यारी किताब है ये, बहुत प्यारी किताब है, हमने पढ़ी हुई है। अ मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिकल वर्क, ये महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल वर्क है। ये समझ लीजिए कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो रोमन एम्पायर के पतन की हमारे पास है कि हाउ डिड दे फॉल, वो इसी किताब से आती है। गिबन्स एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, गिबन जिस तरह से हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करते हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस को एनालाइज करते हैं, बिकेम अ स्टैंडर्ड फॉर हिस्टोरियोग्राफी, वो एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना बन गई है हिस्टोरियोग्राफी का। अगर कोई इंसान हिस्टोरियोग्राफी में लिखता है, हिस्ट्री लिखता है, हिस्टोरियन है, तो उसका पैमाना यह है कि वो एडवर्ड गिबन के जैसे लिखे। इसके बाद अगला नाम आता है ह्यू ब्लेयर का, 1718 से 1800 तक इनका टाइम लाइफ स्पेन। एन एमिनेंट स्कॉटिश रिटोरिशियन, एक स्कॉटिश रिटोरिक हैं, प्रीचर हैं, उपदेश देते थे। ब्लेयर ऑथर्ड लेक्चर्स ऑन, इन्होंने कई लेक्चर्स जो हैं ऑथर किए हैं, ठीक है, जैसे एक इनकी किताब है लेक्चर्स ऑन रिटोरिक एंड बेलेज लेटर्स, 1783 की लिखी हुई किताब, विच इन्फ्लुएंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस किताब ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इन्फ्लुएंस किया और रिटोरिकल स्टडीज को। हिज सर्मन्स एंड एसेज, ये उपदेश देते थे, जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि प्रीचर थे, इनके सरमन्स और इनके एसेज जो लिखे हुए हैं रिफ्लेक्टेड द मोरल एंड एस्थेटिक वैल्यूज, वो दिखाते हैं नैतिक और एस्थेटिक वैल्यूज को उस जमाने की। छठवां नाम है थॉमस पेन का, 1737 से 1809, नोन फॉर हिज पॉलिटिकल पैम्फलेट्स। थॉमस जाने जाते हैं अपने पॉलिटिकल पैम्फलेट्स के लिए। इनका एक पैम्फलेट बहुत फेमस है, कॉमन सेंस, 1776 में लिखा हुआ, और द राइट्स ऑफ मैन, आदमी के अधिकार, 1791 में ही लिखा हुआ। पेन्स राइटिंग्स वर पिवटल इन शेपिंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स, इनकी राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इनकी राइटिंग के जरिए वो लोकतांत्रिक आदर्श जो थे वो शेप हुए थे, रेवोल्यूशनरी थॉट आया था अमेरिका और यूरोप दोनों जगहों पर। सेवंथ नाम है विलियम गॉडविन का, बहुत फेमस आदमी है विलियम गॉडविन, एज यू ऑल नो। इस आदमी के बारे में 1756 से 1836 इनका टाइम स्पेन है। एन अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ फिलोसफिकल एनार्किज्म, फिलोसफिकल एनार्किज्म बोलते हैं भाई एक दर्शन शास्त्र होता है जिसमें ऐसी फिलॉसफी लिखी जाती है जिससे अराजकता फैल सकती है, ये उसके शुरुआती कर्ता धर्ता हैं। गॉडविन्स मेजर वर्क इज, इनकी जो सबसे मेजर बुक है उसका नाम है एन एनक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। हिज राइटिंग्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, इनकी राइटिंग्स में एक्सप्लोर किया गया पॉलिटिकल फिलॉसफी की थीम्स को, इंडिविजुअल व्यक्ति के राइट्स को और द रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के रोल को। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, महानतम महिला उस दौर की, ठीक, और एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आई एम हर ह्यूज फैन। अ पायोनियरिंग फेमिनिस्ट राइटर, ये एक जानी मानी फेमिनिस्ट राइटर थी उस जमाने की। ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं अपनी एक किताब के लिए, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इस पर हमारे चैनल पर वीडियो है, सिंपली सर्च करिए अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बाय ओरेटर इंस्टीट्यूट। उस वीडियो को आज ही देख लीजिए, 7-8 मिनट की वीडियो है, बट यू विल लव इट, और ना जाने एग्जाम में किस तरह से काम आ जाए वो वीडियो आपके। हर वर्क्स आर्ग्यूड फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड इक्वालिटी, अपनी रचनाओं में वो आर्ग्यूमेंट देती हैं कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, महिलाओं को इक्वालिटी दी जाए, मेकिंग हर अ सिग्निफिकेंट वॉइस इन अर्ली फेमिनिस्ट थॉट। ये एक महत्वपूर्ण आवाज़ है शुरुआती फेमिनिस्ट थॉट की। इसके अलावा 9th नाम ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है, 1728 से
1574 तक इनका लाइफ स्पेन है। नोन फॉर हिज एस्से कलेक्शंस, अपने एस्से कलेक्शंस के लिए फेमस ऑलिवर गोल्डस्मिथ द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड करके, ठीक है, इसमें इनके एस्सेज हैं और वेरियस पीरियोडिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनके जो उन्होंने पीरियोडिकली लिखे हैं, हर महीने, हर हफ्ते, वीकली, मंथली। गोल्डस्मिथ नॉन फिक्शन ऑफन क्रिटिक्ड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, गोल्डस्मिथ ने जो भी नॉन फिक्शन लिखा है उसमें वो सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, अपने ज़माने की सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया करते थे और मैनर्स को। ब्लेंडिंग ह्यूमर विद सोशल कमेंट्री, वो हमेशा सोशल कमेंट्री के साथ ह्यूमर जोड़ा करते थे। लास्ट नाम है इस दौर का रिचर्ड हर्ड, 1720 से 1808, एक लिटरेरी क्रिटिक और एक थियोलॉजियन। हर्ड्स लेटर्स ऑन शिवेलरी, इनकी एक किताब है लेटर्स ऑन शिवेलरी एंड रोमांस। कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन मिडिवल रोमांस, इस किताब ने एक योगदान दिया कि अचानक से मिडिवल रोमांस में इंटरेस्ट जाग गया लोगों का और गॉथिक थीम्स में। हिज वर्क्स एक्सप्लोर द एस्थेटिक्स ऑफ लिटरेचर, इनकी रचनाओं में लिटरेचर के सौंदर्य बोध को एक्सप्लोर किया गया। हिस्टोरिकल परसेप्शंस जो हैं रोमांस के, उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अगर आपने हमसे टीजीटी का बैच पढ़ा है, जब हम आपको रोमांटिसिज्म पढ़ाते हैं मूवमेंट में, तो उस मूवमेंट वाले नोट्स में हमने इनकी किताब की कोटेशन लिखी हुई है, ठीक है। और रोमांटिक शब्द की पूरा इतिहास हम पढ़ाते हैं उस लेक्चर में आपको, तो वो इन्हीं की किताब का है वो। दीज राइटर्स हेल्प शेप द इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप, इन राइटर्स ने बहुत मदद करी इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को आकार देने में एज ऑफ रिवाइवल के। एड्रेसिंग थीम्स ऑफ मोरालिटी, ये अपनी रचनाओं में मोरालिटी की थीम्स को एड्रेस करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं, एस्थेटिक्स के बारे में लिखते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में लिखते हैं थ्रू देयर एसेज, अपने एसेज के ज़रिए, अपनी बायोग्राफीज़ के ज़रिए और अपनी हिस्टोरिकल ट्रिटाइसिस के ज़रिए, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है एलिजाबेथन क्रॉनिकलर्स एंड एंटीक्वेरीज, इसको हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं आप लोगों से।